नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। 7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में डॉक्टर तहसीलदार सिंह हैं, जो रिटायर्ड आईपीएस हैं और आधारशिला कॉलेज के डायरेक्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम संवाद के तहत खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संवाद। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल, आप एक रिटायर्ड आईपीएस हैं और आपने रायबरेली में लॉ कॉलेज ही क्यों खोला? बहुत सारे लोग मतलब जब किसी चीज़ की स्थापना करते हैं तो उसमें बहुत सारे कोर्सेज पहले लेके आते हैं। आपने लॉ कॉलेज की स्थापना क्यों की रायबरेली में? दरअसल आधारशिला सेवा संस्थान जो हमारी मातृ संस्था है जी, वो एक सोसाइटी है, एनजीओ है। उस पर हम लोगों ने 1996 में उसकी स्थापना की थी जी, और उसकी प्रेरणा मिली थी। हमने कादम्बरी में एक लेख पढ़ा था कि 5 फ्रेंड्स 49 रुपीज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। 5 दोस्तों ने मिल करके बच्चों के लिए कुछ करने के लिए शुरू किया था। आपस में बातचीत करते करते एक कॉफ़ी हाउस में चाय पीते पीते, कॉफ़ी पीते पीते उन्होंने तय किया कि हम लोग कुछ बच्चों के लिए करें। जी। तो पांचों ने कहा चलो जो पैसे निकाल के रखो जेब से। तो 47 पाउंड निकले उनके जेब से सबके, और उन्होंने वहीं स्थापना किया कि चिल्ड्रन रिलीफ एंड यू, CRY, क्राई। तो वो मैंने जब कादम्बरी का तब मैं नियमित पाठक था। अच्छा। तो मुझे लगा कि अगर इतने से इसको किया सकता तो हमको कुछ प्रयास करना चाहिए। और हम लोगों ने फिर 1996 में विजयदशमी के दिन जी, आधारशिला सेवा संस्थान की स्थापना की और छोटे मोटे अपने ऐसे ही बच्चों के लिए कार्यक्रम करते रहते थे। जी, जी, समय बीतते बीतते फिर हमारे साथियों को भी, घर वालों को हमको लगा कि हम लोग को थोड़ा और सक्रियता बढ़ानी चाहिए। और नौकरी करते करते जो एक जॉब मैं कर रहा था पूरे मन से, लेकिन मन का जॉब नहीं था कहना चाहिए। अच्छा। आई नेवर वांटेड टू बी ए पुलिस ऑफिसर। आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए लेक्चरर इन ए गुड डिग्री कॉलेज, रेप्यूटेड डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी। और वो नहीं हुआ जैसा डेस्टिनी में रहा होगा। और 6-7 बार पीसीएस में टक्कर देने के बाद, एक बार IAS क्वालिफाई करने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद भी हमें 82 में डिप्टी SP का मिला। तो फिर हमने सारे कॉम्पिटिशन्स बंद कर दिए, एज रहने के बाद ही बंद कर दिया और कहा कि अब हम पुलिस अफसर ही बनते हैं। तो गांव वाले मजाक करते थे कि कहते थे गांव की भाषा में, अवधि में, कि भैया तू पुलिस जाए क्या कर गया। तो हम कहते थे कि करेंगे, जो बने करेंगे। जरूरी नहीं कि हर दरोगा सिपाही गाली गलौज ही करे, कुछ लोग तो बिना गाली गलौज के होते होंगे जी। तो खैर हमने ज्वाइन कर लिया। मन में कहीं ये बात थी कि कुछ करना चाहिए, और हमारे पास एक संस्था थी, आधारशिला सेवा संस्थान जी। तो 2004 में एक ऐसा मोड़ आया जो अप्रिय मोड़ था हमारी नौकरी का। फिर सारे दोस्तों ने, सारे घर के लोगों ने और मेरी आत्मा ने भी कहा कि कुछ और करना चाहिए। अच्छा। शायद भवितव्यता को कुछ और बदा है। तो सबसे सलाह की सब लोगों ने कहा कि कॉलेज खोलना चाहिए। तो कॉलेज कहाँ खोलें? इलाहाबाद सचिवालय वहाँ खोलिए, प्रतापगढ़ घर है वहाँ खोलिए। और दिक्कत थी फाइनेंसेस की, कैसे करते। मैं सरकारी लोन के आधार पर एक प्लॉट ले चुका था 91 में ही, अपनी नौकरी की शुरुआत में ही इलाहाबाद में। अच्छा। तो विचार आया कि उसी को बेच करके और कॉलेज शुरू किया जाए। फिर हमने वो प्लॉट बेचा और फिर ज़मीन खोजते खोजते ये तय हुआ कि जब घर रायबरेली में है, पैतृक आवास प्रतापगढ़ का बहुत सुदूर गांव में है जी, जी, जी। वहाँ जाके कॉलेज चला नहीं सकते। फिर वहाँ घर बनाना पड़ेगा। हमारा पैतृक आवास भी खत्म हो गया जी, जी, माताजी पिताजी रहे नहीं। तो हम लोगों ने फिर अपना यही तय किया कि रायबरेली खोलते हैं। तमाम ज़मीनें देखी और एक ज़मीनें मिल गई। तो हम लोगों ने कहा कि कॉलेज शुरू करते हैं। फिर विचार आया कौन सा कॉलेज शुरू करना चाहिए। तो जब मैं रायबरेली में CO था तो 1-2 बार मैंने भार्गव जी से, जो फिरोज कॉलेज के भार्गव जी, हाँ ON भार्गव जी से मैंने कहा था कि यहाँ जैसी मैं व्यवस्था देख रहा हूँ, खासतौर से साइंस के बच्चों के एडमिशन की, एक कॉलेज और चाहिए। तो वो मन में भाव था कि एक साइंस कॉलेज खुलना चाहिए। फिर ये हुआ कि नहीं, अब शहर में 2-3 डिग्री कॉलेज खुल गए हैं, तब तक वो महिला विद्यालय खुल चुका था। अब फिर बछरावा का भी हुआ कि बछरावा बड़ा कॉलेज हो गया, वहाँ भी साइंस आ गई है, साइंस के अलावा कई डिपार्टमेंट है। फिर लोगों ने कहा BEd कॉलेज खोलो। तो चूँकि मैं वैसे भी थोड़ा अनुशासन प्रिय व्यक्ति हूँ जी, और पुलिस में नौकरी कर चुका था जी,
10-12-15 साल डिपार्टमेंट देख चुका था और आम जनता की जो जानकारी कानून के बारे में वो देख चुका था। जी जी जी। तो मुझे अपने अनुभव से लगता था कि कम से कम जो व्यावहारिक कानून है, जैसे ट्रैफिक का कानून है और कुछ व्यापारिक नियम है जो हमारे डेली यूज में काम आते हैं, कम से कम हर व्यक्ति को, अगर मेरा बस चले तो मैं एक डिप्लोमा कोर्स स्ट्रक्चर करवा के और इंटर तक के बच्चों को पढ़ा दूँ। मेरे मन में ये भाव पहले से नौकरी करते करते था जी। आप जब ट्रैफिक में खड़े होकर कभी आप चेक करते समय देखेंगे आप, तो आदमी कुछ नहीं मालूम होता, उसको मालूम कि पुलिस वाला भी रोक लेगा, हेलमेट लगाने के लिए कहेगा तो उसको बुरा लगता है। पुलिस वाला अपना काम कर रहा है, लाइफ बचा रहा है अगले की, बिल्कुल अगले को बुरा लग रहा है कि आपको फाइन करेगा, फिर चालान हो जाएगा, फिर ये होगा, उसको बुरा लगता है क्योंकि उसको सेंसिटिविटी कानून के बारे में नहीं है, नहीं पता जी। कानून के बारे में शिक्षा या ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो उसको अपनी लाइफ की सिक्योरिटी के बारे में पता नहीं है जी। तो इस तरह हमको लगा कि अच्छा, जैसे दुकान में परचेजिंग करने जाओ आप तो तरह तरह की झिझक होती है क्योंकि हम बेसिक कानून नहीं जानते। ठीक बात सर। तो मुझे लगा कि जैसे लोग कहते हैं कि डिसिप्लिन के लिए प्रत्येक व्यक्ति की हाई स्कूल तक ही सही एनसीसी की या मिलिट्री टाइप कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होती थी पहले। तो वैसा ही मेरे मन में भाव था पुलिस के दौरान नौकरी करते हुए, जनता से इंटरेक्ट करते हुए। इवन जो पढ़े लिखे लोग भी हैं जी, आप अभी देखेंगे कि इनकम टैक्स के बारे में आपसे ऐसे ऐसे लोग बात करेंगे जो जिंदगी भर प्रोफेसर है। इवन आई डोंट नो, इनकम टैक्स बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन शायद अगर हमको 4 से 10 धाराएं पढ़ा दी गई होती कि इनकम टैक्स की लायबिलिटी कैसे बनती है, क्या आपको करना है कानून में, तो मेरे लिए आसान हो जाता काम। तो मेरे मन में वो भाव था, तो हमने कहा भाई देखो, और जो कोर्सेज चलाने बाद में चलाना, सबसे पहले हम लॉ से शुरू करते हैं। अच्छा। क्योंकि लॉ मेरा प्रिय विषय है और मुझे लगता है किसी की जरूरत भी लोगों को है। जब मैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 3.5 साल पोस्टेड रहा IPS मिलने के पहले, तब भी मुझे लगता था कि पुलिस के लोग भी भले कोर्स पढ़ करके आते हैं, उस दौरान ट्रेनिंग किया, कोर्स पढ़ाएगा, इतना कानून पढ़ लिया, लेकिन कानून की जो जानकारी विधिवत पुलिस वालों को पुलिस वाले जैसी चाहिए उसको भी नहीं है। तो मतलब हम कानून के द्वारा गवर्न तो हो रहे हैं पर हम जानते नहीं जानकारी का। तो मैंने अपने इस मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि से कहा कि पहले हम लॉ शुरू करेंगे। दूसरे, और ज़्यादा हमारे पास पैसे की भी दिक्कत थी, बड़ा संस्थान खोलने के लिए पैसे की दिक्कत थी और सब में पैसे खर्च जाता था। इसमें सबसे कम खर्च था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी से मान्यता मिल जाएगी और कॉलेज शुरू हो जाएगा। दूसरे, तब हमने जब शुरू किया तो आसपास कहीं लॉ कॉलेज नहीं था, एक मात्र था। बिल्कुल ठीक बात, एक बात। था। तो एक तो नई शुरुआत थी कि लॉ कॉलेज यहाँ नहीं है। मिसेस गांधी ने जब हमारे कॉलेज के उद्घाटन में आई थी, सोनिया गांधी आई थी, तो उन्होंने कहा कि जो काम कांग्रेस ने 50 साल में नहीं किया, आपने फिरोज गांधी कॉलेज खोलने के बाद आपने कर दिया, एक नया विंग आप ले आए। तो शायद उनको वही लगा जो मुझे लगा था कि एक नई चीज़ लाइब्रेरी शुरू करें, कॉलेज तो बहुत और बहुत हो जाएंगे। तो इसलिए हमने लॉ कॉलेज शुरू किया था। बिल्कुल ठीक बात। देखिए सर, जिस तरह से आपने उसकी स्थापना की, आज जिस तरह से आपने एक बीज को लगाया और वो एक वृक्ष के तौर पर खड़ा हुआ है, अभी मुझे जानकारी हुई कि उसमें बहुत सारे और भी कोर्सेज आ गए हैं इस समय जी लॉ के अलावा। तो सर उसके बारे में वही कि मतलब फिर जब आधारशिला सेवा संस्थान के लोगों ने सोचा भी है, कॉलेज चला भी। दूसरे, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमारा ये जो कॉलेज है ये धन कमाने या व्यवसाय पैदा करने के लिहाज से नहीं किया गया जी। जब लॉ कॉलेज का शुभारंभ किया भी, तब भी कॉलेज का नाम आधारशिला कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज रखा था जी, जिसके मन में धारणा थी कि हम लॉ से शुरू करेंगे और कोर्सेज लेंगे जो व्यवसाय परक होंगे जी, जिससे लोगों को रोजगार परक कोर्सेज मिलेंगे। तो लॉ उसमें फर्स्ट रखा था हम लोगों ने। तो जब थोड़ा बहुत हमने उससे वित्तीय संग्रह किया तो फिर युवा के कोर्सेज और बढ़ाए जाएंगे जी, और व्यवसाय परक कोर्स ही ले आएंगे। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर BEd लाया। BEd लाने के बाद BPEd की भी बात भी चली, तो पता लगा कि BPEd आसपास बहुत है और BPEd की आवश्यकता नहीं है, तो BEd ले आए। फिर लोगों ने कहा कि लॉ 3 इयर्स को 5 इयर्स में कन्वर्ट करना है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5 ईयर के बाद लॉ, इंटर के बाद लॉ करना चाहेंगे 5 इयर्स और, तो 5 इयर्स का लॉ भी ले आए। और जो फिर हमको आर्थिक मदद जो भी हमारी फीस बचत होती है उससे होती है, तो उससे हम धीरे धीरे प्लान करते हैं कि कोर्स ले आए। तो लॉ के बाद लॉ लाए, लॉ के बाद हमने BEd लिया, BEd के बाद 3 इयर्स के अलावा 5 इयर्स LLB लिया। फिर उसके 3 साल बाद जब हमारे आर्थिक व्यवस्था मजबूत कर ली तो फिर हमने डी फार्मा लिया। डी फार्मा, क्योंकि डी फार्मा का यही था कि जितने मेडिकल स्टोर्स हैं नॉर्मली किसी के पास लाइसेंस नहीं रहता, किसी को उधार लेता है, किसी कुछ करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और कुछ बच्चे जो फार्मेसिस्ट नौकरी करना चाहते हैं
और अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, मतलब वो भी ये था कि रोजगार परक एक कोर्स दूसरा ले आया जाए जिसकी इस समय डिमांड है। तो हम लोग फिर डी फार्मा लिया। इस साल की व्यवस्था हम लोग सोच रहे हैं और कर रहे हैं शुरू की, जो ये अस्पताल में और तमाम काम करते हैं बच्चे, नर्सिंग और लैब टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिशियन और लैब टेक्नोलॉजी वाले, तो हमने पैरामेडिकल कोर्सेज भी शुरू करने की सोची है और पैरामेडिकल साइंसेज के नाम से हमने एक विंग और खोली है। तो मूल उद्देश्य हमारा था कि हम जो कॉलेज खोलेंगे तो ऐसा कॉलेज बनाए जिसमें रोजगार परक शिक्षा हो और लोगों को हमारे कॉलेज से निकलने के बाद कोई न कोई जॉब मिल जाए या खुद कर सके कुछ हो। तो इसीलिए अब चूंकि लॉ चला शुरू में, तो नाम तो आधार से लॉ कॉलेज का प्रचलन में आ गया, लेकिन बेसिकली हमारा जो मूल कॉलेज का नाम है वो आधारशिला कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज ही है। जी जी जी। तब तक हमने 6-7 कोर्सेज कर लिए हैं और आगे भी ऐसे कोर्स हम ले आने चाहेंगे। देखिए सर, बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि अपने ज़िले से लोग बाहर जाते थे कोर्सेज करने के लिए, मुझे याद है कि डी फार्मा करने के लिए कोई बेंगलोर जाता था, कोई हैदराबाद जाता था, और आज आपने अपने ज़िले में स्थापित कर दिया, तो कितनी बड़ी समस्याओं से स्टूडेंट को बचना पड़ेगा। देखिए, बेसिक समस्या रहने की होती है, खाने की होती है, बहुत सारी समस्याएं होती है, और फिर माँ बाप भी नहीं सोचते कि उनका बेटा इतनी दूर जाए, और आपने यहीं पे स्थापित कर दिया। सर, ये काबिल तारीफ़ है, आपके प्रयास काबिल तारीफ़ है। मैं तो कहूँगा कि जिस तरह से आपने रायबरेली के लोगों को एक अच्छी चीज़ें दी हैं एजुकेशन के मामले में, बहुत बड़ी चीज़ है। सर, मुझे बताइए, कोरोना वायरस जैसी महामारी इस समय हम लोग उससे जूझ रहे हैं, एक अदृश्य वायरस के बीच में हम लोग हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारत के प्रधानमंत्री ने अपील की, पूरी तरह से लॉकडाउन हुआ, सब बंद हो गया, एक तरह से संपूर्ण कर्फ्यू जो हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा अभी तक, वो सामने आया, दिखाई पड़ा। आप सर एक संस्थान के मुखिया के तौर पर हैं, क्या क्या समस्याएं आपके सामने आई और किस तरह से आपने अपने जो परिवार के लोग हैं उनको कैसे आपने ढांढस बताया या उनकी क्या मदद की आपने? पहले एक लाइन कॉलेज की पृष्ठभूमि में। जी बिल्कुल सर, बताइए। कि कहीं न कहीं मेरे मानस में अंतर्निहित एक बात और थी। मैं प्रतापगढ़ से हूँ मूलतः जी, और प्रतापगढ़ में जिस गांव में मैं पैदा हुआ था, बहुचरा नाम है, उस गांव में कोई सड़क नहीं थी 91 तक, कोई बस नहीं जाती थी, और 71 तक कोई मोटरसाइकिल नहीं थी। सब लोग साइकिल से नदी पार करके साइकिल सिर्फ उठा के लेके जा रहे थे। तो अब लोग पढ़ने जाते थे इंटर कॉलेज करने। जी, गाँव वालों के प्रयास से 71 में हाई स्कूल खुल गया था और 73 में इंटर हो गया था, पर और व्यवस्था नहीं थी। तो मेरे मन में ये बात हुई जब मैंने शिक्षा के बारे में सोचा कि अगर मैंने एक बच्चे को भी अपनी उस असुविधा से बचाया जो मैंने झेला था 69-70 में, तो समझो मेरा प्रयास सार्थक हो गया। बहुत बढ़िया सर, क्या बात। इसलिए तो लोगों ने बड़े बड़े शहरों में खोलने के लिए कहा। इवन रायबरेली में भी शहर की बात आई तो मैंने कह रहे हम तो शहर से बाहर जाएंगे। दूसरी बात उसमें यह है, जो हम अभी कठिनाई महसूस कर रहे हैं, यद्यप हम सर्विस उस फील्ड में करना चाहते हैं बच्चों के लिए, हमें जो छात्र मिलते हैं अभी भी वो मीडियोकर मिलते हैं, मध्यम श्रेणी के। इवन जो हमने इंटर कॉलेज खोला, क्योंकि हमारी मिसेज मैनेजर हैं श्रीमती चंद्रप्रभा सिंह, तो वो कहती थी कि बड़े क्लासेस के बच्चे कम आते हैं और थोड़ा चहल पहल रहे, इसलिए इंटर भी खोल दिया जाए। तो हम लोगों ने वहाँ इंटर कॉलेज भी खोल दिया है जी। तो उसमें भी बच्चे वही आते हैं जो मध्यम श्रेणी के पढ़ने में है, या जो मध्यम श्रेणी के या निम्न श्रेणी के आर्थिक हिसाब से है। जो प्रथम श्रेणी का बच्चा है, चाहे आर्थिक हिसाब से चाहे पढ़ाई के हिसाब से, वो शहर चला आता है जी। अभी भी डी फार्मा में पहले लोग मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर चले जाते हैं। अब चाहे बच्चे का इंटरेस्ट वहाँ जा कर के वो सर्व न हो जो हमारे यहाँ होता पढ़ाई का, लेकिन वो शहर के चकाचौंध में या घर वालों को उसमें कि बड़े कॉलेज में जाके पढ़ रहा है, लोग बाहर भेज देते हैं। सर मुझे तो लगता है लेकिन मेरे मन में यही था कि हम कम से कम जो बच्चे खर्च दे करके, जैसे आपने कहा कि वहाँ जाके लॉजिंग फूडिंग, उसमें बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, तो जितनी फीस देते हैं उसकी दुगनी तो उन्होंने लॉजिंग फूडिंग में खर्च करते हैं, आने जाने में खर्च करते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं। मेरा मानना है कि बच्चे को जितना घर के पास रखा जाए उतना वो नियंत्रण में, डिसिप्लिन में रहता है। एकदम सर। और जब हम पढ़ाई करा रहे हैं, हमारे पास फैकल्टी है, हमारे पास लेबोरेटरी है, हम सारी सुविधा दे रहे हैं, तो हमारे शिक्षा का स्तर आप कभी भी तुलना करके देखिए किसी भी बड़े शहर की स्कूल से, विद्यालय से कम नहीं है। लेकिन लोगों में चाव नहीं है। फिर भी मैं यही इंसिस्ट करता हूँ कि देखो, मेरा उद्देश्य यही है कि तुम घर में रह के पढ़ लो, सुबह शाम घर जाओ, कुछ तो घर का काम करोगे। एकदम बिल्कुल करोगे। तो जिस बच्चे की आर्थिक स्थिति खाली फीस देने की है, हाँ, वो भी साइकिल से आके इवन पैदल ला करके हमारे कॉलेज में पढ़ाई कर सकता है। ये मेरा विजन था, इसलिए हमने गांव में खोला। मेरे ख्याल से सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानकारी का भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मतलब ऐसा कोर्स आप लेके आए हैं कि जिसके लिए बाहर लोग जाते हैं और उनके गार्जियंस को पता लग। सर एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि माँ बाप को अपने बच्चे को लगता है कि पता नहीं हमने कहाँ रख दिया, किस तरह से वो रह रहा होगा,
मतलब माता पिता के सर ऐसा होता है। और जब आप यहाँ अपने शहर में लेके आ गए, अपने जिले के अंदर लेके आ गए, तो बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से यकीनन सर जुड़ेंगे इसमें, जो कोर्स करना चाहते हैं। जानकारी का अभाव थोड़ा होता था, इसलिए कि हम थोड़ा प्रचार में विश्वास भी कम करते हैं और पिछड़े भी हैं हम। अब जमाना डिजिटल है, फिर भी हम लोग नहीं कर पाते उतना काम, लेकिन कोशिश करते हैं, फ्लेक्स व्लेक्स लगाते हैं, पैम्फलेट बंटवाते हैं पुराने टाइप का। दूसरे हमारा विश्वास है कि अभी हमको 10 साल हुआ, अगर 10 साल और हम अगर गुणात्मक परिवर्तन कर लेंगे तो लोग आएंगे। हमने जाके मैं बताऊं आपको अपना एक शेयर करूं मैं, मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो इंजीनियरिंग IIT में एक बार नहीं आया जी, तो बिट्स प्लानिंग उसका एडमिशन हो गया। तो हम लोग तक चलो बिट्स प्लानिंग देखते हैं कहाँ है। गए तो वहाँ मुझे एक प्रेरणा सी मिली थी कि बिरला जी ने जिस प्राइमरी स्कूल में खुद पढ़ाई की थी उसमें हम लोग 4 घंटे की जर्नी करके बस में गए थे, बिल्कुल दूर गाँव में था और वो बिट्स प्लानिंग दुनिया जान गई थी। भले 10-20 साल लगा होगा, लेकिन उन्होंने मेरिटोरियस बच्चे पैदा किए, अपनी क्वालिटी मेंटेन की, अपनी पढ़ाई मेंटेन की, तो लोग जान गए। तो मेरे दिमाग में कुछ वही बात है कि अगर हम धीरे धीरे अपनी क्वालिटी मेंटेन करते हैं पढ़ाई की, जैसे अभी हमारे यहाँ से एक बच्चा APO हुआ है, एक बच्चा मुंशी मजिस्ट्रेट हुआ है अल्लाह का, अच्छा, एक हमारे फैकल्टी लोग मुंशी मजिस्ट्रेट हुए हैं। तो तमाम बच्चे चोरी कॉम्पिटिशन्स में आ रहे हैं, जा रहे हैं, धीरे धीरे लोग जानेंगे। बिल्कुल थोड़ी प्रचार में हमारी कमी है, वो मैं समझ सकता हूं। नहीं सर, मैं और वो दिक्कत फाइनेंसेस की भी है। मैं अपने माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करना, देखिए डी फार्मा कोर्स करने के लिए आप बेंगलोर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, जब आपके जिले में स्थापित है तो अपने घर में रह के पढ़िए, सुरक्षित भी रहेंगे, माँ बाप के साथ में भी रहेंगे, बहुत सारी चीजें आपकी जो है बनेंगी। तो सर कोरोना वायरस पे भी बात कर रहे थे। बात कोरोना की, कोरोना जैसा हम सभी जान रहे हैं और कहते कहते इतनी जागरूकता हो गई है सबको कि वैश्विक महामारी है, पूरी दुनिया पीड़ित है और अभी कोई और छोर नहीं है, किसी को पता नहीं है। जी। इसके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि सब लोग तरह तरह से अपना विचार करते हैं और उपचार भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमें इसकी चूंकि तैयारी करने का मौका नहीं मिला और कभी भी किसी महामारी का तैयारी करने का मौका नहीं मिलता, अचानक होता जी। जितना ऐतिहासिक रूप से सोचिए तो जब भी कोई महामारी अचानक आती है तो उसकी तैयारी पहले नहीं रहती और मेडिसिनल रिसर्च से लेकर के और डेली रूटीन लाइफ भी कैसे रखेंगे उसके लिए भी सब कुछ सीखना ही पड़ता है। जी जी जी। तो ये महामारी बहुत भयानक है और जैसे हम हर मामलों में हम यानी हम पूरे भारतवासी जी जागरूकता हमारी कम रहती है और हम जल्दी विश्वास नहीं करते। मैं देखता रहता टीवी पर लोग कहते रहते, जब कभी आप लोग पूछते हैं मीडिया के लोग कि आपको डर नहीं लग रहा है तो कहते नहीं मुझे नहीं डर लग रहा, मुझे नहीं होगा, जब तक हमें नहीं होगा तब तक डर नहीं लगता। ठीक बात कर रहे हैं। तो वो अभाव तो है जानकारी का, लेकिन धीरे धीरे लोग समझ गए हैं कि बहुत खतरनाक है ये। खासतौर से जब ये बात सबको मालूम हो गई है कि बिना मास्क लगाए और बहुत नतीजा किसी से मिलना नहीं चाहिए, वही एक बचाव ही है। तो जब तक अभी वैक्सीन नहीं आ जाती, पूरी दुनिया कोशिश में है, अपने आप ही तमाम प्रयत्न जारी हैं जी। तो जब तक वैक्सीन या कोई भी इलाज नहीं आता तब तक तो परहेज ही इलाज है। और अपने यहाँ तो ऑलवेज कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज उपचार से बेहतर है। तो उपचार की प्रतीक्षा में हम परहेज कर लें। तो मैं लोगों से कहता भी हूँ, खुद भी करता हूँ, मैं तो बिना मास्क लगाए घर से बाहर नहीं निकलता। लोगों से घर से मिलना बंद कर दिया है। अर्जेंटली कोई मिल जाता तो नीचे मिलता हूँ। सबसे कहता हूँ भाई बुरा मानने की बात नहीं है, एकदम बुरा मानने, आपके लिए भी है हमारे लिए भी है, क्योंकि आपको भी नहीं पता आपको है कि नहीं है, आपको पता नहीं हमें है कि नहीं। बिल्कुल ठीक बात। हम नहीं कहते कि आप हमें दे देंगे, होता हम ही आपको दे दें। ठीक बात। ये मान के बचाना चाहिए कि भाई हम आपको न दे दें। तो ये तो बात रही परहेज की, जो हमें करना है करना चाहिए। और समस्या तो पूरे दुनिया के सामने है और हम लोग चूंकि विकासशील देश है, विकसित देश कैटेगरी में नहीं है, तो हमें तो बहुत समस्या है। आपने देखा तमाम मीडिया में चर्चा भी हुई और वाद प्रतिवाद भी चल रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए। मेरा मानना सरकार तो अपना काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है, ठीक बात है। हम असल में हो गए हैं शासनोन्मुख, सरकार उन्मुख। मगर मतलब हमारे यहाँ अगर हत्या भी होती, मैं तो पुलिस बनाऊँ देखा हूँ, हत्या हो जाए, दुर्घटना हो जाए, कोई जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, वहाँ भी मुआवजा चाहिए। और पुलिस पे आरोप भी लगा देते तुरंत, और मतलब मुआवजा ही पुलिस के नाक के नीचे हो गया, नहीं तो ऑर्डर बना देंगे। ठीक बात है, कानून व्यवस्था को बिगाड़ देंगे। तो यहाँ भी वही चल रहा है कि सब सरकार ही करेगी। इवन हम मास्क भी नहीं पहनेंगे। हमने शुरू में जब शुरुआत हुई तब तक मास्क नहीं बने थे, हमारी मिशन ने कम से कम 1000 मास्क सिले। अच्छा, आज मौका तो मैं आपसे कह रहा हूँ। और जो भी आता था हम उसको मास्क देते थे। उन्होंने सारे जो ठीक ठाक पुराने कपड़े थे, कुर्ते कमीज सब काट के, मतलब वो डिजाइन वाले भी उन्होंने बना दिए। तो मेरे ख्याल से उसमें लगा के वो पीछे इलास्टिक 1000 से ऊपर उन्होंने खुद ही अपनी मशीन से घर में बैठ करके, और अपने जो
सीमित लोग कॉलेज में आते हैं उनको भी मैंने खरीद के मास्क किसी को नहीं दिया, लेकिन हमने भी 2000 मास्क बांटे होंगे। बजाय कहने के कि भाई तुम मास्क लाके मास्क थमा देते। परसों हमारे गाड़ी चलाने एक ड्राइवर आया, दिल्ली में से बुलाया था उसको, लखनऊ जाना था, तो उस पास मास्क नहीं था, तो मैंने तुरंत कहा कि तुम एक मास्क लगा लो स्वयं। देखिए सर, एक बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी सोच है। मतलब एक संपन्न परिवार से आप लोग हैं, आप एक रिटायर्ड आईपीएस के तौर पर रह चुके हैं, और आप मतलब मैडम जो है वो मास्क बना रही हैं, तो एक समाज सेवा, एक ये भी इसको आप समझिए सर, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम सब लोग जागरूक रहेंगे, एक सोच सकारात्मक होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आपने कहा कि सरकार आपकी कितनी मदद कर देगी, अगर कुछ बचाव तो हम ही करेंगे, बचाव करना पड़ेगा। अब कहीं कोई घटना होती है, आप एक पुलिस अधिकारी के तौर पर रह चुके हैं, तो कोई घटना होती है तो कहते हैं कि नहीं पुलिस के नाक के नीचे ये हो गया। तो मैं भी सर इस बात को, मतलब मुझे भी नहीं समझ में आती बात, अगर कोई अपराध हुआ तो पुलिस कार्रवाई आगे करेगी। भाई पुलिस ये तो थोड़ी चाहती कि कोई अपराध हो ही जाए, या तो पुलिस को बता के हो, ये तो उसको बता के हो, लेकिन बता के सब तो कुछ नहीं होता है। जैसे ये महामारी आई, ये बिना बताए आ गई है। अच्छा, हम लोग देखिए एक तरह से भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार सर देखिए आप ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, जो भी सुविधाएं हो सकती है वो मुहैया कराई जा रही है। अपने देखिए उत्तर प्रदेश और भारत में रेशियो बहुत कम है, इम्यून सिस्टम आदमी का मजबूत है, बहुत सारी आयुर्वेदिक चीज़ें सामने आ रही हैं, आयुर्वेदिक पद्धति को लोग याद कर रहे हैं, योगा को याद कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर। चलिए सर बात करते हैं आपकी पुलिसिंग की। आपने सर एक बात रह गई। जी बताइए सर। अभी मैं एक कार्यक्रम में गया था, हाँ, तो मतलब जो हमारी समस्याओं का या आबादी का या जो दिक्कतें हैं उनका जो एक डायमेंशन है बहुत बड़ा है जी। मैं भी गया था एक फंक्शन में, लखनऊ के कार्यक्रम में, शिक्षा संबंधी था। आपको सम्मानित भी किया तो गया, वहाँ पुरस्कार भी दिया गया था। माननीय मंत्री जी ने बताया, मैं चौंक गया। मतलब इवन हम सोचते हैं हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे नहीं पता था कि पूरे उत्तर प्रदेश में 1,57,000 प्राइमरी विद्यालय हैं, 6 लाख टीचर हैं, कितने करोड़ विद्यार्थी हैं। तो सबको मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी या कोई जी ला के मास्क नहीं पहना सकते, नहीं पहना, दे नहीं सकते, पहनाने की बात छोड़िए। बिल्कुल सर। तो जब प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया अपने संबोधन में कि मास्क की जरूरत नहीं है, गमछा लपेट लीजिए, गमछा तो हमारे यहाँ फैशन है। मैंने कहीं वीडियो सुना था माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें वो कह रहे थे, अपने किसी कार्यकर्ता को बता रहे थे कि क्या हाल है कोरोना का, तो उसने बताया अपना। तो उन्होंने कहा कि मास्क वास्क सब लोग लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, कहा नहीं लगा रहे, तो उन्होंने कहा हम लोग मास्क लगाने की, मास्क की खोजने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो गमछा लेते हैं, गमछा लपेटे रखो मुँह पे। उस टाइम से मतलब खाली जागरूकता की बात है, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कर सकते हैं, प्रशासन कर सकता है, उस समय बाकी जनता को ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। हमने अपने संस्थान में जिसको जब भी मिले तो हमने अपने वही होममेड अपनी श्रीमती जी का बनाया हुआ मास्क बांटा, और कोशिश ये की कि सबकी सैलरी हम बंद न करें। तो हमने सबको सैलरी दी, शुरू में 3 महीने तो पूरी सैलरी दी, फिर मैंने हाफ सैलरी दी। भाई आप लोग आइए मत, बिना बुलाए कोई कॉलेज नहीं आएगा जब तक अनलॉक नहीं हो जाएगा सारा। तो सबको कॉलेज आने के लिए मना कर दिया, आने वाले को मास्क दिया, और सबकी सैलरी मैंने 2 महीने के बाद आधी कर दी। आधी सैलरी घर बैठा के फैकल्टी को मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक सर, आप ज्यादा हमारी क्षमता करनी नहीं ठीक है सर। देखिए एक ये भी एक सकारात्मक तरीका होता है कि भाई ठीक, आप परिवार के मुखिया हैं, जब कभी घर में खाना कम होता है तो जो परिवार का मुखिया है वो सबको आधी आधी रोटी दे देता है, तो वो अहम भूमिका है। आपने कोई ऐसी बात नहीं की, मतलब सभी लोगों को एक तरह से इसमें सबको साथ देना था, परिवार के सभी लोग साथ में थे। और मैं तो सर मैडम को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस तरह की सेवा की, इस तरह की विपरीत स्थितियों में, जब सर मास्क की बहुत बड़ी कमी थी, भारत के प्रधानमंत्री तभी अपील कर रहे थे कि आप परेशान मत होइए, क्योंकि पैनिक क्रिएट हो गया था। मास्क देखिए बाजारों में बहुत सारे महंगे भी बिक रहे थे, हर तरह की समस्याएं थी। हालांकि अभी तो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में सारी सुविधाएं हो गई हैं, और हम लोग आयात निर्यात भी कर रहे हैं। सर मैं पुलिसिंग की बात करना चाहता हूँ आपसे। आपकी बहुत सारे मैंने वाक्य भी सुने हैं आपकी पुलिसिंग के दौरान, आपने बहुत बड़े, आप चित्रकूट में काफ़ी सालों तक थे। सर कुछ वाक्य बताइए हम लोगों से, जो आपने जब कभी कुछ ऐसा देखा और कुछ किया हो आपके सामने कुछ। चित्रकूट में मैं 26 दिसंबर 1986 में तैनात हुआ है। सीधे ट्रेनिंग से मेरी पोस्टिंग, उस समय बुंदेलखंड पूरा बहुत डाकुओं का सर राज बहुत बड़ा था, बहुत डिस्टर्ब था उस समय। और जालौन, झांसी, ललितपुर तक कम था पर था, ललितपुर तक, और चित्रकूट का बॉर्डर जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट थे, अलीगढ़, पन्ना, सतना, रीवा भी कुछ अंश तक, ये सब डाकुओं से, उस समय जो तत्कालीन डाकू गैंग थे, 22 गैंग थे उत्तर प्रदेश उसमें रजिस्टर्ड, चित्रकूट अकेले में 22। उसमें 4-6 जिले लेवल के, और कुछ रेंज लेवल के, और कुछ थे इंटर रेंज लेवल के। तो इंटर स्टेट गैंग्स 10-11 थे उस समय जी। और 1986 के सितंबर में ददुआ गैंग ने
एक गांव में 9 ब्राह्मणों का, जाति आधार पे था वो, कुछ पॉलिटिकल था, ज़्यादातर जाति आधार पे उन्होंने 9 ब्राह्मणों का एक लाइन से खड़ा करके मर्डर कर दिया था। शायद तब तक का सबसे बड़ा नरसंहार था वो। बदला लेने किसी एक से गया था गैंग, फिर मार दिया 9 लोगों को, जिसको देखो जवान देखो उसे गोली मार दिया। उस समय मेरी पोस्टिंग हुई थी, उस समय खोज खोज के लोग पोस्ट किए जा रहे थे। एक अधिकारी के साथ था कि वो पोस्टिंग पे कहीं जा रहे थे, उनको रास्ते में रोक लिया गया, प्रतापगढ़ में कहा गया कि आप पंजाब में से प्रतापगढ़ उतरिए, इलाहाबाद आइए, और इलाहाबाद से आप जाइए क्या कहते हैं चित्रकूट, बांदा जिला था उस जमाने में जी, बांदा जिले जाइए, आपकी पोस्टिंग बांदा में एडिशनल एसपी हो गई है। और उनके पास भी गैलेक्ट्री मेडल था, बहुत बहादुर अधिकारी थे। तो उन्होंने मतलब ट्रेन पे ऑर्डर रिसीव किया अपना ट्रांसफ़र का, डाइवर्टेड ट्रांसफ़र का, और वो गए। अब नहीं रहे वो, स्वर्गीय राम आधार साहब बहुत ज़बरदस्त अधिकारी थे, आज ही रिटायर हुए थे जी। तो वो एडिशनल एसपी पोस्ट किए गए थे, मुझे पोस्ट किया गया था। तो जब मैं पोस्टिंग पर गया तो अकेला मैं डायरेक्ट डिप्टी एसपी था, बाकी सब बुढ़े थे। मतलब जो कहीं नहीं जा पा रहे हो पोस्टिंग जिले में, उनको वहाँ जिले में ठेल दिया, कोई सीआईडी से, कोई पीएससी से। और वहाँ नए लोगों की जरूरत थी कि तेज तराक तो जो क्षमता हो, जंगल में घूम सकें, कॉम्बिंग कर सकें, बंदूक राइफल लेके चल सकें, दिन रात चल सकें, ऐसे लोगों की जरूरत थी। उससे मेरी पोस्टिंग हुई 86 में। फिर मैं वहाँ 5 साल रहा, 5.5 साल बल्कि 3.5 साल तो सीओ सदर सीओ सिटी था बांदा अकेले में। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र मेरा करवी कर दिया। तब करवी चित्रकूट जिला है, तब करवी सब डिवीज़न होता था, बड़ा सब डिवीज़न था। तो वहाँ मुझे पोस्ट कर दिया। और करवी सर्किल में और मऊ सर्किल मिला के जो अब जिला है जी, उसमें 11 थाने थे, अभी भी 11 थाने ही हैं जिले में। और ज़्यादातर जंगल, चूँकि वो तेंदुपत्ते का और बॉर्डर लगा हुआ मध्य प्रदेश का, चित्रकूट से लगा होता था। बांदा का बहुत कम हिस्सा है जो जंगल से लगा हो। अच्छा, थोड़ा सा कालीजिया साइड में जंगल है, पहाड़ है, वरना बांदा में जंगल नहीं है। तो बांदा एज सच बहुत डाकू प्रभावित नहीं था, ज़्यादा प्रभावित वही था। और जो लोग बांदा में, बबेरू में, नरैनी तहसीलों में, जो बांदा की आजकल हिस्सा है, उसमें ऑपरेट करते भी थे गुंडे, तो जाके ठहरते वहीं थे, वो जंगलों में ठहरते रहते, चित्रकूट में थे जी जी। तो उस 22 गैंग से मैं भाग्यशाली था इस मामले में कि शिवा शिव कुमार और ददुआ के जो 2007 में मारा गया, सारे गैंग हम लोगों ने ख़त्म कर दिए थे। और 6 गैंग में तो मैं खुद शामिल रहा इनकाउंटर्स में। और मुझे 6 राष्ट्रपति के पदक के लिए अनुशंसा गई थी जिले से और हमारी डीजी ऑफिस से जी। पर कुछ अन्य कारणों से फिर वो शासन से आगे नहीं गया, और 3 पदक हमको वीरता के मिले जी। तो मैं इस बात में अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि उस ज़माने में इतना त्रस्त था डाकुओं से वो जिला, और उसमें हम लोग अपने सामने ही एक बार पूरा डाकू विहीन करके आए थे, माने ददुआ के। फिर एक टोकिया गैंग हुआ, फिर ददुआ के मारने के बाद धीरे धीरे सब खत्म हो गया। अब तो चित्रकूट बिल्कुल शांत है, जैसा होना चाहिए चित्रकूट को। कभी जब आमना सामना होता था, जब कभी आमना सामना होता था, तो क्या उस समय महसूस होता था आपको? जानना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं पुलिस अधिकारी से बात पहला जब मेरा इनकाउंटर हुआ तो दिन का था, 1:30 बजे का जी। मैं शहर में था और तिदवारी थाना है वहाँ एक आरख गैंग चलता था उस ज़माने में। तो राकेश आरख उसका वो नेता होता था, लीडर होता था गैंग का। उसने हमारे टाइम में एक परिवार में 11 में पढ़ने वाले बच्चे का अपहरण किया था। और मैं जब गया था तो बिल्कुल नया था मैं, तो मुझे लगा था उस गांव में जाके देख के अपहरण का कि मतलब बहुत बेचारगी से जिंदा जन रहे लोग, कि जो आया बच्चे को पकड़ ले गया घर से घुस के, बच्चे को पकड़ ले गया 6 लोग मिल करके गैंग के, और ले गए गांव के बाहर, कह रहा है कि सारे घर के गहने ले आओ, अपनी बंदूक हमको दे जाओ, तब बच्चे को छोड़ेंगे। और वो लोगों ने बंदूक इकट्ठा करने शुरू की, गाँव वाले की चलेंगे हम लोग गैंग से मुचेटा लेंगे, तो मार के लाश छोड़ के चला गया। अरे कक्षा 11 में पढ़ने वाला बच्चा, मैं जाके देखा उस गाँव के सरपंच का था बच्चा। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, उसकी माँ बिलख रही थी और उसका पिता भी नहीं था, मतलब वो विधवा का लड़का था। तो मन में एक उस समय आया कि ये बहुत बुरी हाल है और इन डकैतों को तो किसी तरह सर्वनाश होना चाहिए। तो मुझे याद है मैंने उसकी माँ से कहा कि भाई देखो, हम तुम्हारा बच्चा वापस तो कर नहीं सकते, लेकिन जिस दिन सामने आ जाएगा फिर राकेश बचेगा नहीं। तो आप जो कह रहे हैं कि कैसे भावना आती है, तो मन में इतना प्रतिशोध होता था कि फिर वहाँ कोई जगह नहीं होती सोचने की कि ये इसको अरेस्ट कर लो, ललकार दो, सरेंडर कर दे। तो लगता था कि नहीं, इसको ना चाहिए।
तो दिन का इनकाउंटर था, हम लोग गए तो एक घर में बैठा था वो, हम को सूचना मिली शहर से, भागे भागे पहुंचा मैं, तब तक थाने की पुलिस पहुंच गई तीनवारी की और 4-6 लोगों ने घर घेर लिया। तो इतना दबंग था वो डाकू कि पेड़ पर चढ़ के वहाँ से घर के अंदर से, पीपल का बड़ा सा पेड़ था घर की बाउंड्री में, तो वहाँ से गाली दे रहा था पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को कि पुलिस वाले वो, और भाग जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। 2-4 फायर किया और ये लोग वेट कर रहे थे कि थोड़ा हमको फोर्स आ जाए तो हम लोग भी हमला करें और ये अपना कहीं छिपे हैं मेड़ के नीचे, कहीं पेड़ के नीचे। तो हम लोग पहुँचे तो एक मुखबिर था, हमको लोग टंकी के सामने ले गया, पानी की टंकी बनी थी गांव में, वहाँ ले गया। तो जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो जीप उसको दिख गई, तो उतरा वो, और तब तक मैंने अपनी फोर्स को भाग, सब लोग घर घेरो, फोर्स घर घेर ही रहे थे, तब तक वो घर के जैसे मान लो कि 3 साइड हम लोग थे, चौथी साइड से पीछे तरफ निकल करके भाग लिए। 4 बदमाश थे वो। जब चारों भाग लिए तो उधर से गाँव वाले चिल्लाए कि भाग रहा है, बगाहा में जा रहा है, मतलब बाघों की वजह से। वहाँ ज़्यादा बाघ होती नहीं, लेकिन खेती को वहाँ बगाहा कहते हैं, जंगल कहते हैं जी। तो हम लोग दौड़े सब लोग, फिर तो फोर्स जहाँ थी वैसे दौड़ ली पीछे पीछे गए, और 100-150 लोग पब्लिक के लोग दौड़ लिए। हम थे, हमारा मुंशी था, हमारा ड्राइवर था। तो हमने कहा अब जीप कैसे स्टार्ट करें, और ड्राइवर जाके तेज था कि वो पहले से गज पीछे भाग लिया। तो मैंने मुंशी का धक्का लगाओ जीप को, तुम डीएल जीप है और हम चलाते हैं। तो हमने स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो गई गाड़ी और वो चल पड़े हम लोग, मुखबिर पीछे बैठ लिया। और जब गांव के बाहर निकले तो देखा पड़ा पूरा लगभग 2-3 किलोमीटर का खेत कट चुके थे। 22 मई का दिन था, तो गेहूँ कट चुका था और मादा में पेड़ नहीं होते। 1 किलोमीटर कहीं बबूल मिल जाएगा, कहीं कोई से मिल जाएंगे पेड़। तो दिखा कि 3-4 लोग भागे जा रहे हैं और पुलिस भी पीछे पीछे है, और पीछे पीछे पुलिस के जनता के लोग हैं। तो हमने कहा यार दूर पे ले चलो, चक्रोड से कहीं चलो। तो चक्रोड टाइप का था ऐसे खेत वो, उसमें उसने रास्ता बताया था, हमने उसी में कुदा लिया जीप। अब जैसे जीप हमारे डाकू इस बगल है, हम इस बगल है, दोनों आमने सामने चल रहे थे। अब उस समय दिमाग में ये बात कहीं नहीं आ रही थी कि वो गोली मार देगा, उसके पास राइफल थी और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी में खाली हाथ बैठा हूँ, पीछे मुंशी बैठा है एक तरफ मुखबिर बैठा। लेकिन अब जोश था कि हम गैंग को दौड़ा रहे हैं। उस समय नहीं होता कि दौड़ा रहे हैं तो मारेगा हम मारे, उस समय होता कि हम दौड़ा रहे हैं, गैंग का पीछा कर रहे हैं। मतलब वो दिमाग भी किस तुम चलता है कि अभी पीछा कर रहे हैं, फिर मुठभेड़ होगी, फिर गोली चलेगी। 2-3 उसने फायर किए और वो हाँ जीप का वो उड़ गया पर्दा, तब पर्दे की जीप आती थी, तो पर्दे वाली स्टील बॉडी नहीं होती थी, उड़ गया। खैर वो भाग रहा है, हम बगल दौड़ा रहे हैं, पीछे पीछे पब्लिक दौड़ा रही है, पुलिस दौड़ा रही है, भाग रहा है। लगभग 2 किलोमीटर भाग कर गया। फिर एक वो सरकारी ट्यूबवेल मिल गया। तो सरकारी ट्यूबवेल में वहाँ होता है लगभग 10-12 फीट ऊँची और लंबी, 3 फीट ऊँची, कम से कम 4 फीट ऊँची और 3-4 फीट चौड़ी थी। टंकी बनाते हैं पानी की ट्यूबवेल में। तो उसने ट्यूबवेल का ताला खोलने की कोशिश की तो वो लॉक था, उसमें नहीं घुस पाया। अब देख रहा है कि सामने से जीप भी दौड़ रही, पीछे पुलिस आ रही, पब्लिक आ रही, तो वो उसमें टैंक में कूद गया। जब वो कूद गया तो मैंने जीप खड़ी की, और मतलब वो कच्ची कहानी बता रहा हूँ जो हुई थी, लिखित एफआईआर में जो भी गई हो। फिर जब हम जीप से उतरे और अपने रिवॉल्वर ले करके मैं जीप के बोनट के सामने खड़े होकर मैंने उसको 2-3 फायर किया। उधर से भी 1-2 फायर आए। मुझे 10-15 सेकंड लगे ये महसूस करने में कि हमारी तो फायरिंग रेंज 15 मीटर है, 30-35 फीट ज़्यादा नहीं होती है। उसके बाद गोली बेकार हो जाती है रिवॉल्वर राइफल की, उसकी पिस्टल की, और वो उसके बाद राइफल 300 राइफल थी फैक्ट्री मेड। फिर मैं भाग के पीछे आया, तो पीछे तो जहाँ ड्राइवर बैठता है वहाँ जीप ऐसे कटी होती है, तो उस पर हमारा एक सिपाही ऐसे ऐसे काँप रहा था। तो मैंने कहा उसका नाम अब्बास था, मैंने कहा अब्बास क्या हो गया? तो कहता है कि सर राइफल फंस गई। तो उन्होंने कहा हमको दो राइफल, तुम हमारी रिवॉल्वर ले लो। राइफल हमने चलाया तो ठीक थी राइफल, वो डर के मारे काँप रहा था। सबसे बड़ी क्योंकि वो ज़्यादा मतलब वो भयभीत था। उसने कई इनकाउंटर कर चुके हो था कि पता नहीं कि वो कब लग जाएगी। मेरा पहला इनकाउंटर था विद इन 6-7 मंथ ऑफ माई सर्विस। जनवरी में मैं गया था, दिसंबर 26 को, और ये 22 मई का इनकाउंटर था। हमने उसकी राइफल ली और बस एकदम ऐसे सामने मारा, और एकदम जाके बाद में हम जाके देखे हम लोगों ने कि उसके ठीक सीने पे लगी थी राइफल वाला जो बदमाश था, वो राकेश आरक था। वो ऐसे ही उसके दीवार पे गिर गया। फिर तीनों खड़े हुए, तब तक उधर की पब्लिक और पुलिस आ गई। अब हो सकता है वो कह रहा हूँ कि सरेंडर कर रहा हूँ, लेकिन तब तक पुलिस ने इतने फायर मारे और हमने इतने फायर मारे कि वो तीनों भी उसी टंकी में गिर गए। फिर जाके बाद में देखा तो राकेश आरक के यहाँ राकेश आरक लिखा हुआ था। तो राकेश आरक था, एक भोला आरक था, एक केवट था, 4 लोग थे। और चारों के बाद असले फैक्ट्री मेड थे, दुनाली 3 दुनाली और 1 राइफल, फैक्ट्री मेड राइफल।
तो जब मैं सोचता हूँ तो लगता है कि जरा सा भी दिमाग लगाते तो इनकाउंटर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ठीक बात है। अगर हम सर्किल ऑफिसर विश्वास बिहेव करते कि भाई हम कहाँ जीप चलाएंगे, हम क्यों पीछे दौड़ेंगे, फोर्स लगी है मार लेगी, तो वो निकल ही जाता शायद, क्योंकि बगल बगल जीप आ गई उसके, वो भाग रहा कितना भागे कोई गर्मी के दिन में। तो उस समय दिमाग में ये नहीं होता है कि सामने क्या कर रहा है, सामने ये होता है कि वो गोली चला रहा है, हम भी गोली चला रहे हैं और मुठभेड़ करनी है, जवाब देना है। तो उसमें अगर दिमाग लगाए उस समय, हमदम मैंने ये महसूस किया कि जब भी दिमाग लगाने का मौका मिलता है तो बदमाश भाग जाता है, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाता, उसका मॉरल स्टैंडर्ड हमसे बराबर नहीं है, उसका ट्रेनिंग हमारे बराबर नहीं है, लेकिन वो जान बचाने के लिए खेलता है और हम उसको मारने के लिए या पकड़ने के लिए खेलते हैं, इसलिए हम हार जाते हैं। अगर हम दिमाग नहीं लगाएंगे तभी जीतेंगे, और उसमें हरदम होता है कि 50% का चांस है, चाहे आप मरेंगे चाहे वो मरेंगे। बिल्कुल ठीक तो बात। मैंने जितनी मुठभेड़ें की हर में यही रहा, और इसमें तो खैर दिन था शायद इसलिए बच गए, लेकिन बाकी मुठभेड़ों में हमारे हर में कोई हमारा साथी शहीद हुआ है। सर देखिए, ये तो आपने अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाया, और जिस तरह से आपने बताया कि चित्रकूट में डाकू का एक आतंक का पर्याय बन चुके जितने डाकू थे, आपने सबका सफाया किया। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े, इतनी सारी आपने बातें की सर, आपने बेहतरीन पुलिसिंग की है, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है, हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है। और आज आप शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको S7 न्यूज़ चैनल की पूरी टीम बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती है। सर आप हमारे पास में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है, जब बुलाएंगे तब आएंगे। तो ये थे डॉक्टर तहसीलदार सिंह जी, जो हमारे साथ में सीधे लाइव जुड़े थे। मैं आपको बताऊं कि एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर के तौर पर इन्होंने काम किया, इनके बच्चे भी प्रशासनिक अफसर के तौर पर हैं, इन्होंने बताया नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रशासनिक अफसर के तौर पर बड़े बड़े पदों पर आसीन है, और शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर तहसीलदार सिंह एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपको भी कोई कोर्स करने हैं तो मैं कहता हूँ बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप अपने शहर में रह के, अपने माँ बाप के पास में रहकर अपने शहर में आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। आधारशिला प्रोफेशनल कॉलेज आपके बीच में है, और डॉक्टर तहसीलदार सिंह जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर जिन्होंने अपने उत्तर प्रदेश की सेवा में अपना सब कुछ लगाया है, और एक तरह से अगर देखिए कि इनका जज्बा जो था, नए नए जब गए थे, जिस तरह से इन्होंने एनकाउंटर की कहानी बताई, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। S7 का संवाद कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात, इससे पहले आप सुरक्षित रहिए, मास्क जरूर लगाइए, बाज़ारों में कम से कम जाइए, जब कोई बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलिए। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार और पूरा समाज सुरक्षित रहेगा। अपना ध्यान रखिए। S7 के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।